हेलो डियर स्टूडेंट, आपका ब्रिलियंट डीप लर्निंग चैनल पे स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़। अक्सर ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम के टाइम पर जाकर आईएमपी क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, तो हमने अभी एक प्लान बनाया है कि हम अभी से हर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस, उनके ऑब्जेक्टिव, फिलिंग ब्लैंक्स सारे प्रिपरेशन कराएंगे एक वीडियो में। यानी एक चैप्टर, वन शॉट, वन वीडियो एंड वन चैप्टर कंप्लीट। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं गणित का पहला चैप्टर, ठीक है, और पहले चैप्टर के 10 क्वेश्चन। तो क्या आप सभी रेडी हैं? ले लीजिए पेन और कॉपी और स्टार्ट करिए आज की क्लास। ठीक है, तो रेडी आप लोग सभी? तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें, क्योंकि उनके भी बहुत काम आने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। पहला एक क्वेश्चन दिया है 2/140। अब कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसके लिए पहले हम अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या हम ये कह दें कि वो संख्याएं जो या तो खुद की संख्या से भाग जाएगा या फिर 1 से भाग जाएगा। तो संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, डेड से बहुत सारी संख्याएं हैं। तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की 140। अब 140 के गुणनखंड करने हैं, तो 140 के गुणनखंड करते हैं। तो यहां हमने संख्या 140 लिख दी। अब आखिरी में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो पहले इसको हम भाग देंगे 2 से। अब 14 को अगर 2 से भाग दोगे तो 2 सती 14 और 2 शून्य 0। अब किससे भाग देंगे? अभी भी लास्ट में 0 है, फिर 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 तियां 6, 7 में 6 जाएगा, बचेगा 1, कितना हो जाएगा? 10। तो 2 पंचे 10। अब यहां संख्या आ गई 35। अब 35 को हम भाग देंगे 5 से, 5 सते 35 और 7 एकम 7, यानी 140 के जब हमने गुणनखंड किए तो 2 आया था हमारे पास 2 बार, और 5 और 7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और आपके 2 मार्क्स पक्के। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन की और एक बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 1/156, अभी ये 2026 के पेपर में आया था क्वेश्चन, पर चांस है कि वापस रिपीट हो सकता है। इसलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि 156 है, इसको हमें 2 से गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे 15 है, 2 से भाग दोगे तो 2 सती 14, 7 बार गया, बचेगा कितना? 1। अब हो गया 16। अब 2 से भाग दोगे 16 को, कितनी बार जाएगा? साथ में करते भी जाओ आप। तो 2 8 16। अब किससे भाग दोगे? अब भाग दोगे 2 से। 2 तियां 6, बचेगा 1, हो जाएगा 18। 18 को जब आप 2 से भाग देंगे तो 2 × 18, अब आ गया 39। क्या ये 2 से भाग जाएगा? इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आखिरी का जो संख्या है वो सम संख्या नहीं है। सम संख्या होती तो 2 से भाग चला जाता। अब इसे हम भाग देखते हैं 3 से। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। वाह यार, कलर चेंज हो गया। अब 13 से करेंगे तो 13 एकम 13। अब यहां पे 9 है, 39 को आपने 3 से भाग दिया, 13 आया। यानी 156 के आपने जब गुणनखंड किए तो गुणनखंड करने पे क्या आया भाई? 2 कितनी बार आया? 2 बार, 3 और क्या आया? 13। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। 2026 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 8 2 5, मुझे तो लग रहा है पेपर में यही छपेगा। 3 8 2 5 3825 के हमें गुणनखंड निकालने हैं। देखिए आखिरी संख्या 5 दी है,
इसका मतलब ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, पर क्या ये और किसी संख्या से भी होगा? तो अभाज्य संख्या में पहली संख्या 2 से तो होगा नहीं। अब 2 के बाद क्या 3 से होगा? 3 से विभाजन का एक नियम याद कर लीजिए कि अगर इनको हम जोड़ देते हैं, 8 3 11 2 13 5 18, कितना आया? 18। अगर योगफल 18 है और वो अगर योगफल 3 से पहाड़े में आ रहा है या 3 से विभाजित हो रहा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है या 3 से विभाजित हो रहा है, तो निश्चित बात है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यही सेम कंडीशन 9 के लिए भी अप्लाई होती है कि अगर योगफल 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां भी 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, अब 8 आया, 3 दूनी 6, क्या बचेगा? 2 बचा, 2 बचेगा तो हो गया कितना? 22। अब 22 को आपने 3 से भाग दिया, तो 3 से भाग दोगे, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15। अब एक बार जो भी नियम बताया था उस नियम को देखो, क्या यहां पे लगेगा? क्या ये संख्या का योग 3 से विभाजित होगा? देख लेते हैं। 5 7 12 2 14 1 15, 15 3 से विभाजित हो जाती है, मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसे भी 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 15 हो गया, 3 पची 15। 5 यहां भी चल रहा था, यहां भी चल रहा था, वापस आ गया। क्या अभी भी ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, या सॉरी 3 से विभाजित हो जाएगी? देख लेते हैं। 4 2 6 5 11। अब 11 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं है। जब 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 के बाद अगली संख्या हमने कौन सी पढ़ी थी जो अभाज्य सी? याद करो, ये देखो हमने पढ़ी थी कि 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या थी हमारे पास? 5। तो 5 से भाग देके देख लेते हैं। अब 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, 42 में 40 जाएगा, बचेगा 2, हो जाएगा 25, 55 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 8 में 5 गया, 3 बचा, 35 हो गया, 5 सते 35, और 17 से भाग दोगे, 17 एकम 17। तो यहां पे जब 3825 के आपने गुणनखंड किए, 3825 के गुणनखंड किए, तो यहां पे आया 3 आया 2 बार, 5 आया 2 बार, और 17 आया 1 बार। ऐसा ही एक गुणनखंड और कर लेते हैं। मतलब ज्यादा बात तो नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन इन 4 गुणनखंड के क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके यहां। तो ये 4 जो गुणनखंड के क्वेश्चन मैंने करा रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से करेंगे आप। अब 5005, 5005 इसको अपन भाग देते हैं, तो क्या ये 3 से भाग जाएगा? क्योंकि 5 और 5 तो 10 हो जाएगा, तो ये तो 3 से भाग तो जाएगा नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, 5 से देते भाग। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब क्या ये 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा भाई? 7 से करके देख लेते हैं। 7 एकम 7। अब 10 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 3। कितना हो गया? 30। 30 तो 7 चौका 28, बचेगा 2, 21, 7 तियां 21। अब 143 है, क्या ये 7 से भाग जाएगा? 7 दूनी 14, फिर 3 बच जाएगा, मतलब भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 7 से भी नहीं जाएगा। तो 7 के बाद अगली संख्या हमने कौन सी पढ़ी थी अभाज्य संख्या? 11। तो 11 पे आते हैं। 11 एकम 11, 14 में 11 गए, 3 बचेंगे, 11 तियां 33, और 13 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए आ गया 1। यानी 5005 के हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 7, 11 गुणा 13। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पढ़े थे गुणनखंड। तो आपको इस गुणनखंड में एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इन गुणनखंड को अच्छे से कर लेंगे। अब आते हैं अपरिमेय सिद्ध करना। अपरिमेय सिद्ध करने का एक क्वेश्चन उसके और में पूछा जाता है, या कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है।
तो हम सीखते हैं कि अपरिमेय कैसे करेंगे। तो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो बेटा सबसे पहले इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे माना 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। भाई बोला उसने क्या था? अपरिमेय, परिमेय संख्या है। उसने कहा कि ये सिद्ध करो कि ये अपरिमेय है, तो हमने एज्यूम क्या कर लिया? हमने मान क्या लिया? माना कि 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। बोला अपरिमेय और मान क्या लिया? परिमेय। करते हैं। अब परिमेय संख्या को तुमने पढ़ा था क्लास 9th में कि किसी भी परिमेय संख्या को आप a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b लिख दो, p/q लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। a/b के रूप में लिख सकते हैं जहां a व b पूर्णांक है। a व b क्या है? पूर्णांक है। a व b पूर्णांक है। अब यहां पे देखना 6 प्लस करनी 2 बराबर a/b। तो जब ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, तो आपको एक काम करना है कि जो करनी के अंदर संख्या है वो संख्या आप यहीं रखेंगे, दूसरी संख्या को आप पक्षांतर कर देंगे, यानी करनी वाली संख्या यहीं रहेगी। तो करनी में हमारे पास क्या है? करनी 2 है। अब उसका पक्षांतर किसका करेंगे? 6 का। तो इस तरफ बेटा देखो a/b था और 6 को इधर क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया। अब एक बात बताना बेटा कि अगर a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, तो किसी भी पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओगे तो क्या बचेगा? पूर्णांक बचेगा। भाई पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पे पूर्णांक बचेगा, और पूर्णांक में पूर्णांक को घटाने पर भी क्या बचेगा? पूर्णांक बचेगा। तो यानी इधर तो वैल्यू बच रही, जो वो बच रही पूर्णांक, और पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। पर हमें पढ़ाया गया है कि अगर करनी के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो संख्या कैसी होती है? अपरिमेय। मतलब हम यहां कह सकते हैं कि ये संख्या जो हमारे पास आई, ये क्या है? परिमेय है। तो यहां लिखेंगे कि a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। अब ये संख्या हो गई परिमेय। क्यों है? कारण भी लिख दो कि क्योंकि a/b माइनस 6, या आप एक काम करो सीधा लिख दो a व b पूर्णांक है। ऐसा भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, और या लिख सकते हो कि आपके पास a/b माइनस 6 भी पूर्णांक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अपन कर सकते हैं। अब यहां पे ये पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या है। तो ये हो गया a व b क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब यहां हम क्या करेंगे? परंतु करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 2 कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। अब करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। राइटिंग समझ में आ रही है कि और सुंदर लिखो? परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब बेटा देखो, ये वाली संख्या है अपरिमेय और ये वाली संख्या है परिमेय, यानी जो अपरिमेय संख्या होगी क्या वो परिमेय के बराबर होगी? नहीं होगी। तो अपरिमेय नहीं बराबर हो सकती किसके? परिमेय के। अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती किसके? परिमेय के। अतः हमारी कल्पना गलत हो गया भाई, आधा ला हो गया, पूरा ला आना चाहिए। हमारी कल्पना समझ गए क्या? कल्पना यानी जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था,
भाई माना तो कल्पना ही की थी ना हमने, तो हमारी कल्पना कैसी है? त्रुटिपूर्ण है। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस करनी 2 एक कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। तो 2 में भी आ सकता है या 3 में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। क्योंकि ये देखा गया है पिछले 4, 5, 6 सालों में कि हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो एक उसी तरह का ये क्वेश्चन है। अगर आपको वो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट ये आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे, लिखेंगे कि माना 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय नहीं, परिमेय मानेंगे, क्योंकि अपरिमेय तुमको सिद्ध करना है। अब जब मान ही लेंगे तो सिद्ध क्या करेंगे? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने ये मान लिया, क्या मान लिया कि 5 माइनस 3 एक 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती थी तो हम क्या लिखते थे? 5 माइनस करनी 3 बराबर a बटे b, जहां a व b धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अभी बताया हमने क्या था लास्ट टाइम कि आपको क्या करना है, जो करनी वाली संख्या उसको इधर रख लो, इसको उधर भेज दो। तो माइनस करनी थी यहां रख लिया। अब किसको भेजना है आपको? 5 को। तो a बटे b और 5 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5। आप यहां से भी आगे कर सकते हैं, या ये माइनस जो लगा है इस माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस करनी 3 है ये किस में हो जाएगा बेटा? प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब जो ये प्लस में दिया है ये किस में हो जाएगा? भाई माइनस में हो जाएगा। जो माइनस में दिया हो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब यहां पे वही भाई a बटे b कैसा था? पूर्णांक था। तो माइनस a बटे b भी क्या होगा? पूर्णांक है। 5 उसमें जोड़ भी दोगे तो भी क्या रहेगा? वो पूर्णांक रहेगा। यानी माइनस a बटे b धन 5 एक परिमेय है, क्योंकि पूर्णांक है तो परिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि a व b पूर्णांक है। क्योंकि भाई a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, तो ये सब पूर्णांक हो गया, यानी परिमेय हो गया। परंतु करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है और ये कैसी है? परिमेय संख्या है। यानी ये वाली संख्या हो गई थी परिमेय और ये क्या हो गई? अपरिमेय। तो अपरिमेय जो होगी बेटा, अपरिमेय जो होगी वो परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। यानी इस तरफ की संख्या कैसी है? ओ, अपन इसको तो चेंज ही नहीं किया था तुमने। यानी ये अपरिमेय और ये क्या था? परिमेय। तो एक तरफ परिमेय है और एक तरफ कैसा है? अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय के इक्वल नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना, या ये भी लिख सकते हो कि यह विरोधाभास
यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, क्या शुद्ध हिंदी है, त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ, कल्पना से प्राप्त हुआ। हम निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि भाई हमने उसको क्या माना था, अपर परिमेय, यहां हो गया परिमेय बराबर नहीं अपरिमेय, इसका मतलब जो हमने माना था वो कैसा था, गलत। और हमने माना क्या था कि परिमेय है, बात थी कैसी, गलत। तो गलत है तो कैसी है, परिमेय गलत है, तो सही क्या है, सही अपरिमेय है। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसा क्वेश्चन, माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। 7 करनी 5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, फिर वही, तो 7 करनी 5 बराबर बेटा हम लिखेंगे a बटे b, जहां a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है। अब a व b पूर्णांक है तो हम करेंगे क्या, यहां पे लिखा करनी 5। अब बेटा देखो यहां पे 7 किस में है, गुणा में है। अब 7 यहां गुणा में है तो गुणा से जब पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बटे b, और b के साथ में जो 7 गुणा में है इधर जाएगा तो जाएगा बटे में, यानी a बटे क्या हो गया 7b। अब कुछ नहीं करना है भाई, a बटे b क्या था, परिमेय, बटे में अगर 7 से गुणा भी कर दोगे तो भी वो परिमेय रहेगा, यानी a बटे b, a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये थ्योरी तो याद कर लें, सभी क्वेश्चन में लगेगी। a बटे b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a व b पूर्णांक है, सॉरी a व b पूर्णांक है। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि करनी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब अपरिमेय, भाई करनी 5 अपरिमेय है और ये बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय के। तो परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती किसके, अपरिमेय के। तो यहां पे सेम थ्योरी हमने लास्ट ईयर क्या लिखा था कि अपरिमेय बराबर नहीं होगी परिमेय के, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ, त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7 करनी 5
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो पहले हमने पढ़ा कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड वाले क्वेश्चन किए, फिर हमने अपरिमेय परिमेय वाले क्वेश्चन किए। अब हम आएंगे एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस पे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेंगे। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो आप पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले यहां पे आप इनके फैक्टर निकालेंगे। यानी आपको फैक्टर निकालना है 96 का और आपको फैक्टर निकालना है 404 का। ठीक है, अब 2 से भाग दोगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 अठी 16। अब किससे भाग देंगे? 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब किससे भाग देंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, किससे भाग देंगे? 2 से। 2 छंग 12, किससे भाग देंगे? 2 से। 2 तियां 6, 3 से भाग दोगे 1। यानी 96 के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 बेटा कितनी बार मिल रहा है? 1 2 3 4 5। यानी 2 की घात कितना है? 5 है और 3 की घात कितना है? 1 है। 404 को 2 से भाग दोगे, 2 0 2 2 1 0 1। 101 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको 101 से ही भाग देना पड़ेगा, तो 1 बचेगा। यानी जब 404 के आपने गुणनखंड किए तो आपको क्या मिला? 2 मिला 2 बार और क्या मिला? 101। यहां क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। तो बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो कॉमन हो। तो कॉमन यहां देखो बेटा, यहां 2 की घात 5 है, यहां 2 की घात 2 है। याद रखना कि जो स्मॉल वैल्यू हो, दोनों कॉमन क्या है? कॉमन देखना, कॉमन देखने के बाद उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2 की घात 2। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 मतलब 2 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ, और 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। जब बात करेंगे एलसीएम की, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में देखा करो भाई हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कितना है? 2 की घात 5, और जो कॉमन नहीं हो वो भी लिखो, 3 और 101। चलिए, अब 2 की घात 5 यानी 2 का गुणा 5 बार नहीं, 2 का गुणा कितनी बार? 5 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी 2 का गुणा अगर हम 5 बार करेंगे तो 32 आएगा, और 3 का गुणा 101 से करोगे तो 303 आएगा। 32 से गुणा आप कर लेंगे, 32 तियां 96 और 32 तियां 96, आंसर आएगा 9696, यानी 96 कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओ, ये शायद उस दिन हमारे एडिटर साहब जो थे वो किसी मूड में थे, तो उन्होंने इसको चेंज नहीं किया, इसको सिंपल सा बना दिया है। चलिए सिंपल वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ एक संख्या, चलो फिर कलर भी बदल देते अपन। एक संख्या दे दी गई 26 और एक संख्या दे दी गई 91। तो एडिटर साहब, जब निवेदन है, जब भी आप बनाएं तो नेक्स्ट टाइम सारे पेज एक बार देख लिया करें। अब 26 और 91 दिया हुआ है, तो 26 के पहले हम गुणनखंड कर लेंगे और फिर 91 के गुणनखंड कर लेंगे। अब 26 को किससे भाग देंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 तियां 6। 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13।
91 को 7 से भाग दोगे 13। ऐसा कोई फास्ट तो नहीं लग रहा कि सर हमको बता नहीं रहे, गुणनखंड किए दे रहे हैं। इतने छोटे छोटे तो आते होंगे तुमको। चलिए नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, अपन सीखेंगे। 26 लास्ट संख्या 6 थी तो हमने 2 से भाग दिया। 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 1300 आ ही जाएगा। 91 में 7 से 7 एकम 7 बचेगा 2, 21 7 तियां 21। तो भाई 26 के जब आपने गुणनखंड किए तो 26 के गुणनखंड क्या है? 2 और 13, और 91 के क्या आ गए? 7 गुणित 13। अगर पिछला वाला कॉन्सेप्ट तुमको याद है तो बताओ एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में हमने पढ़ा था कि जो कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा, तो यहां कॉमन 2 है क्या? 7 है क्या? नहीं है। क्या कॉमन है? 13। तो यहां पे हम कॉमन लिखेंगे 13, यानी हमारे एचसीएफ का मान क्या आ गया? 13 आ गया। अब एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम पे चलेंगे। एलसीएम में हमने आपको बताया था कि भाई हाईएस्ट कॉमन 13, वो तो अपने को लिखना ही है जो कॉमन है। बच क्या क्या रहा है? 2 गुणा 7 गुणा 13। अगर आप 13 पहले लिख दोगे 2 बाद में 7 तो भी वो गलत नहीं है ना, क्योंकि क्रम आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे ना तो मार्क्स करते हैं और ना ही क्वेश्चन को गलत कहा जाएगा। ठीक है, तो आप आगे 13 पहले 2 बाद में 7 कुछ भी कर सकते हैं आप। तो 7 दूनी 14 और 14 का गुणा 13 के साथ 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। 14 और 13 का गुणा करोगे तो 182 आएगा। कर लेना, चेक कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन 336-54 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बस यही दोनों बचे हैं जो अभी तक आए नहीं है। इसी में से कोई आएगा एक, आईएमपी लगा लेंगे आप। अब 336 पे चलेंगे। 336 और 54। अब पहले इसको भाग किससे देंगे? 2 से। 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचेगा कितना? 1। 1 बचा तो कितना हो गया? 13 हो गया। 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 अठी 16। फिर 2 से दिख रहा है 2 अठी 16, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर किससे भाग? 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर किससे? 3 से, 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब 54 को भाग देते हैं। 54 को 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 सती 14। अब 27 को किससे भाग दोगे? 3 से, तो 3 9 27। फिर 3 से, 3 3 9। फिर 3 से, 3 एकम 3। यानी 336 के जब आपने गुणनखंड किए तो 2 आया, 1 2 3 4 बार। गुणा कितना? 3। गुणा कितना? 7। ऐसे ही 54 को किया तो 2 आया, 3 आया, कितनी बार? 3 बार। अब पिछले क्वेश्चन को देखा था आपने, क्वेश्चन किए थे। अब आप बताइए इसमें से कॉमन क्या है? एक तो कॉमन हमें 2 लग रहा है, एक कॉमन हमें 3 लग रहा है। तो 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया। 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया। तो एचसीएफ तो 6 आ गया। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में देखो, पहले तो बताया था ना, हाईएस्ट ज्यादा वाला संख्या ज्यादा कौन है? 2 की घात 4। इन दोनों में ज्यादा कौन है? 3 की घात 3। बच गया क्या? 7। 2 का गुणा 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 का गुणा 3 बार, 27। और गुणा कितना? 7। कर लेंगे, गुणा कर लोगे? चलो कर देते हैं भाई। तो गुणा करोगे तो गुणा करेंगे भाई के साथ। 16 को 7 से कर दो,
गुणा कितना 27, 27 से कर दो, 27 दूनी 54 के 4 हासिल 5, 5 32 के 2 हासिल 3, 3024। तो गुणा तो आप सिंपल है, गुणा भी आप कर लेंगे कि 16 को पहले 27 से गुणा कर दिया था, 7 से कर दिया था, इसका गुणा हमने इसके साथ कर दिया, 112 आया, और 112 का गुणा 27 से कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 3024। ठीक है, 354। अब यहां भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 लिखेंगे, इसके फैक्टर करने हैं, और फिर 54 लिखा है, इसके फैक्टर करते हैं। 336 और 54 को करेंगे। अब देखो 336 को अगर हम, भाई 6 है तो 6 है मतलब सम संख्या है, तो 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 एकम 2, क्या बचेगा, 3 में 2 गया, 1 बचा, 13 हो गया। अब 13 को किससे भाग देंगे, 2 से, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 2 से भाग दे दिया, 2 अठे 16, 2 चौको 8। अब 84 को किससे भाग देंगे, फिर 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। फिर 42 को किससे भाग देंगे, 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 42 आ गया, 21 आ गया, सॉरी। अब 21 को किससे भाग दोगे, क्या 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो भाग देते हैं 3 से, 3 से 21 और 7 से 7 एकम 7। अब आएंगे यहां पे 54 पे। 54 को पहले हम 2 से भाग देते हैं, 336 54, हमारे 3 संख्याओं वाले एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन। तो 3 संख्याएं आपको दी होंगी और वहां पे क्वेश्चन कहेगा कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो पहली संख्या आपके पास क्या दी है, 6, 6 तो जानते हैं आप, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब अगली संख्या दी है 72, तो 72 को 2 से भाग दोगे, 2 3 6, क्या बचेगा 1, 12 हो गया। अब 12 को 2 से भाग दोगे, 2 छंग 12, क्या ये 2 से भाग चला जाएगा, इसमें ट्राई कर लो, 2 एकम 2, 3 में 2 गया, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अठे 16 और 16 को भाग दोगे 2 से, 2 नहीं 18 और 18 को भाग दोगे 3 से, 3 3 9। तो यहां हमने 6 और 72 के तो फैक्टर कर लिए, अब हमें 120 का फैक्टर करना है। तो 120 के फैक्टर जब करेंगे तो पहले भाग किससे दोगे, 2 से, तो 60 आएगा, ये तो सिंपल है। 30 आएगा, 30 को 2 से करोगे 15 आएगा, 15 को 3 से भाग दोगे 5 आएगा और 5 को भाग दोगे 1 आएगा। यानी हमने पहले भी गुणनखंड कर लिया। अब गुणनखंड हमने किए किसके किसके, 6 के, 72 के और 120 के। तो पहले तो 6 है, 6 के हमने गुणनखंड लिख लिया कि भाई 2 है और कितना था 3 है। 72 के गुणनखंड कर लिए कि 2 आया था 3 बार, अरे आजा भाई 3 बार, और 3 आया था 2 बार। 120 के गुणनखंड किए तो 2 आया है 3 बार और 3 आया है 1 बार और 5 आया 1 बार। अब यहां एचसीएफ निकालेंगे, लगाना दिमाग। अब एचसीएफ जब यहां निकालेंगे तो हमें तीनों संख्याओं में कॉमन देखना है कि इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। समझ गए किसमें किसमें, 6 वाले में भी, 72 के और 120 के फैक्टर में भी। तो यहां पे हम 2 2 2, भाई 2 की घात 3 2, तो सबसे स्मॉल क्या है 2 है, तो 2 लिख दिया। इसमें 3 है, यहां 3 की घात 2 है, यहां 3 है, तो सबसे कम घात कहां है 3 पे। तो एचसीएफ कितना आ गया 6। अब बच्चे गलती करते हैं एलसीएम में। अब 3 संख्याएं दे रखी हैं, अब यहां पे 2 2 की घात 3 2 की घात 3, तो सबसे ज्यादा घात किसकी है, घात कितनी है 2 की घात 3 है, तो आप 2 की घात 3 लिख दोगे। अब 3 देखो, यहां 3 की घात 1, यहां 3 की घात 2, यहां 3 की घात 1,
सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 3 की घात 2 पे है। और कुछ बच रहा है? 5 बच रहा है, ऐसा। यानी इसमें सबसे कम घात, इसमें सबसे ज़्यादा घात। तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 तिया 9 और गुणा करोगे 5। चलो गुणा करते हैं। 9 8 72, 72 को 5, 72 पंचे 360। कर लेंगे आप गुणा। 72 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 360 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 12, 15 और 21, बहुत ही मासूम सा सवाल। हाँ, मासूम सा बोल सकते हैं क्योंकि पहला ही वाला अपन ने कठिन कर लिया है, तो दूसरा फिर मासूम ही लग रहा है ये। अब इसको किससे भाग दे देते हैं? 12 और 2 तिया 6। अब 15 को किससे भाग दोगे? 3 से। 3 25 15 और 5 एकम 5, 3 7 21 और 7 एकम 7। यानी 12 के जब आपने गुणनखंड किए तो क्या आएगा? 2 की घात कितना? 2। 2 की घात 2 गुणा कितना? 3। 15 के करोगे तो 3 गुणा 5 और 21 के करोगे तो 3 गुणा 7। अब ऐसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है 3 ऐसा करके ऐसा आया है। अब कॉमन देखो, अब कॉमन देखोगे यहां पे 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं। इसका मतलब एचसीएफ में 2 तो नहीं आएगा। 3 आएगा क्या? देखो ध्यान से देखो, ये 3 है, दिख रहा है? ये वाला, ये वाला, तो कॉमन क्या मिल रहा है? 3। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3। अब एलसीएम की बात करो तो एलसीएम में अभी हमने बताया था ना सबसे ज्यादा घात, तो भाई यहां क्या है? 2 की घात 2 है, फिर क्या है? 3 है, और क्या बच रहा है? 5, और क्या बच रहा है? 7। आप 3 पहले 2 बाद में 5 पहले 7 बाद में 7 पहले 3 बाद में 3 पहले 2 बाद में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 सते 35। अब इसका गुणा करना है, तो गुणा करना आता ही नहीं आता, तो जब गुणा करोगे तो आएगा 420। कर लेना गुणा भाई। 35 दूनी 70 का 0 हासिल 7 और 35 से कम 35 और 7 42। हमें पता है 35 का पढ़ा नहीं आता होगा, तो अपन वैसे कर लेंगे बच्चों वाला, कैसे करते थे ना अपन बेटा, 12 गुणित 3 5, 5 दूनी 10 एकम, ऐसा वो वाला। तो अब वैसा गुणा कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 23 और 29, 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक काम करते हैं ना, 17, 23 और 29 ये तीनों संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये जब तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके गुणनखंड कितने होंगे? 2। कौन कौन से होंगे भाई? 17 का 17 और 1, 23 का 23 और 1, 29 का 29 और 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। तो 17 को हम 17 गुणा 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 गुणा 1 लिख सकते हैं, 29 को 29 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो बेटा यहां बात अगर हम एचसीएफ की करें तो एचसीएफ में क्या आएगा? एचसीएफ में क्या आएगा? 1 आएगा। और एलसीएम में 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों संख्याओं का क्या आ जाएगा? गुणा। अब गुणा करते हैं बेटा। तो पहले तो आप 17 का 23 से गुणा करोगे, तो 17 तिया 51 का 1, 5 हासिल, 17 दूना 34 और 5 कितना? 39। अब उसको गुणा किससे करोगे? 29 से। 29 से गुणा कर लो भाई। 29 से गुणा करोगे, चलो तुम्हारी वाली मेथड कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 9 81, 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35, और 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2, 2 निया 18 के 8 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। तो 9
2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, यानी 11 3 3 9। ये आप इसको रफ कॉपी पे, इसको रफ पे नाम दीजिए, इसको आप रफ पे कर लेंगे। इसका जब इसके साथ गुणा करोगे तो आंसर आएगा 1 1 3 3 9, और ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अभी हमने उतनी देर से जो क्वेश्चन पढ़े उनमें अभाज्य संख्याओं की बात करी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी हम सारे प्राकृतिक संख्याओं में एक और अभाज्य संख्याओं को हटा दें तो जो बचती संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। तो याद भी रखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप 4 जवाब दोगे। ठीक है, 4 जवाब नहीं, आंसर 4 होगा। ठीक है, कि पता चले आप बोलो सर ने बोले थे 4 जवाब देना है। अब यहां पे 7 11 गुणित 13 धन 13, ये क्वेश्चन आपके यहां 2025 में आया था, रिपीट होने के चांसेस साल, करते हैं ट्राई। तो देखो बेटा 7 गुणा 11 गुणा 13 और धन 13 दिया हुआ है। ध्यान से देखो तो एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है। अब हमने क्या किया, इन दोनों में कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले भाई, एक स्टेप ये एक स्टेप ये, कॉमन क्या ले लिया हमने, 13। अब 13 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 7 गुणित 11, 7 गुणित 11, इसमें तो 7 और 11 बचेगा, 13 तो कॉमन ले लिया। अब इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, कॉमन का मतलब होता है हम भाग दे रहे हैं। तो यहां पे 13 जब कॉमन लोगे, 13 को 13 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 1। तो यहां पे 13 आया, 11 सती 77 धन 1 आया, तो यहां पे आ गया 13 77 1 78। अब 13 तो था, 78 के भी गुणनखंड कर लेंगे। 78 को अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 तिया 6 1, 2 निया 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 13, यानी यहां भी आ जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 13। अगर इसको अपन बढ़ते क्रम में लिखें तो 2 गुणा 3 गुणित 13 गुणित 13। भाई हमें गुणनखंड, हमें यह सिद्ध करना था कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाई पूछा था, सिद्ध क्या करना, पूछ रहा था कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमारे पास जवाब आ गया कि भाई गुणनखंड जब हमने किए तो वो 2 से ज्यादा निकले। तो लिखेंगे कि चूंकि गुणनखंड दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य है। इसी में एक और ऐड कर दिया है कि 7 गुणित 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5, ये संख्या दे रखी है। तो यहां भी आप देखेंगे कि यहां पे भी एक ये और एक ये, दोनों में कॉमन लेने जाएंगे तो कॉमन आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4, क्योंकि 5 तो कॉमन हो गया, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 को 5 से भाग देने पे क्या आया, 1 आया। तो
अब यहां पे 5, 7 का 6 करोगे आएगा 42, 4 तियां 12 दूनी 24, एकम 24, धन 1, तो 5। अब इनका गुणा करो तो 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4, 24 चौको 96 और 4 मिलकर हो जाएंगे 100। भाई 42 को 24 से गुणा किया तो आया 1008। 1008 धन कितना 1, तो यहां पे कितना आ गया 5 और जोड़ोगे तो आएगा 1009। अब 1009 आ गया। अब 1009, 9 और 1 10 होगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। ये भी एक अभाज्य संख्या है, यानी 1009 के भी गुणनखंड नहीं होंगे। अब इसके भी गुणनखंड नहीं होंगे, तो देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5 गुणित 1009 गुणा 1। एक काम कर लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते अपन कि भाई 1 गुणा 5 गुणा 1009, ऐसा चल जाएगा। तो अब यहां पे 3 गुणनखंड हो गए। भाई 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना, तो हमसे यही करना था कि भाई भाज्य संख्याएं कब होंगी, जब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे, और यहां 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो यही सेम थ्योरी आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो, लिख सकते हैं कि दी गई संख्या के गुणनखंड 3 से 2 से अधिक हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य है। क्योंकि हो सकता है ये 2 क्वेश्चन को वो इस बार, पिछली बार 3 मार्क्स में आया था, इस बार 2 मार्क्स में एक पार्ट बना के दे दे, या तो ये क्वेश्चन दे दे या ये क्वेश्चन दे दे, या ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन बना के दे दे। तो भी आपको याद रखना है कि आपको कॉमन लेना है। और एक चीज और, इस संख्या को ये क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है, कैसा कहेगा कि सिद्ध कीजिए या बताइए, कह देगा सिद्ध कीजिए ये डेड जो संख्या है अभाज्य नहीं है, ऐसा जोड़ देगा कि सिद्ध करिए ये संख्याएं अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य नहीं है तो कैसी हैं, भाज्य। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आ चुका है, और अक्सर ऐसा होता है कि हम थ्योरी छोड़ देते हैं, केवल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन हम कर लें। बट ये क्वेश्चन ऐसा है, जो प्रमेय है ये पूछी जाती है कि आप इस प्रमेय का कथन याद रखिए। तो इसको याद कर लेना, ये 1 मार्क्स में भी, ऑब्जेक्टिव में भी कई जगह पूछी जाती है। तो इसका मतलब क्या है वो याद रखना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है सिवाय गुणनखंडों के क्रम के। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है, ऐसा का ऐसा आपको लिखना रहेगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी अगर कोई भाज्य संख्या है और उसको आप गुणनखंड करते हो तो गुणनखंड कैसे होंगे, अभाज्य संख्याओं के होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने मान लो गुणनखंड किए 30 के किए, अब 30 को 2 से भाग दिया तो कितना आया 15, 3 से भाग दिया तो क्या आया 5, 5 से भाग दिया तो क्या आया 1। अब आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य। पर हमें संख्या कैसी दी गई थी, भाज्य। यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है सिवाय गुणनखंडों के क्रम के। अद्वितीय का मतलब यह होता है बेटा, हम निकालो सबके लिए एक जैसा, हम निकाले या आप निकालो, कोई भी निकाले, आंसर वही आएगा। किसके, केवल गुणनखंडों के क्रम के। क्योंकि आपने ऐसे निकाल दिए, अब तुमने ये क्वेश्चन और किसी को दिया, उसने ऐसा कर दिया, किसी और को दिया, उसने ऐसा कर दिया।
तो केवल क्रम बदल सकता है, लेकिन जो आंसर होगा, जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये आप थ्योरी याद कर लेंगे, क्योंकि ये प्रमेय जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n का अंतिम अंक 0 हो सकता है। यहां पे 6 की घात n और एक क्वेश्चन और आपकी बुक में है 4 की घात n, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। अब अगर एक समझ जाते हैं ना, अब दूसरा आपको आ जाएगा। पहले एक बार आप इसको देखें, फिर मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। क्वेश्चन दिया था कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो हमने मान लिया कि n कोई प्राकृत संख्या है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा, 6 के गुणनखंड में 2 और 3 आएगा। अब 6 की घात n है, 6 की घात n है, तो 2 गुणा 3 की घात क्या लिख दिया, n लिख दिया। इसे आप 2 की घात n और 3 की घात n भी लिख सकते हो। अब अगर हम 2 की घात 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 की घात 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 2 की घात 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 2 की घात 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा। भाई 2 की घात अगर आप रखते हो ना, 2 की घात 1 तो 2, 2 की घात 2 तो 4, 2 की घात 3 तो 8, 2 की घात 4 तो 16, 2 की घात 5 तो 32, 2 की घात 6 तो 64। देखो वही हो रहा, 2 4 8 6, 2 4 ऐसे क्रम जाएगा। तो यहां पे यानी 2 4 6 8 ही आएगा जब भी आप 2 की घात करोगे। ऐसा ही 3 के साथ, 3 के घात करोगे तो 3 9 7 और 1 आएगा। भाई 3 की घात करते देख लेते अपन करके, 3 की घात 1 करोगे 3 आएगा, 3 की घात 2 करोगे 9 आएगा, 3 की घात 3 करोगे 27 आएगा, 3 की घात 4 करोगे 81 आएगा, 3 की घात 5 करोगे तो 243 आएगा, 3 की घात 6 करोगे 729 आएगा, 3 की घात 7 करोगे 2187 आएगा, 3 की घात 8 करोगे 65 61 आएगा, 3 की घात 9 करोगे ठीक है 19 0 83 आएगा, 3 की घात 10 करोगे 59 0 49 आएगा। मतलब समथिंग देखोगे 3 9 7 1 3 9 7 1 यही आएगा। तो ये क्रम चलेगा। इसका मतलब यहां पे भी क्या हुआ कि अगर आप 3 की घात भी करेंगे तो 3 की घात करने पे भी आपको 3 9 7 1 मिलेगा। इसका मतलब 6 की घात n करने का अंतिम अंक 2 की घात n और 3 की घात n के अंतिम अंकों का गुणनफल होगा। तो इनका गुणनफल किसी का भी करो तो 0 आएगा क्या भाई, 2 3 6, 4 9 36, 6 7 42, 8 1 8, 8 से कुछ भी कर लो। भाई जब संख्या 0 है ही नहीं तो क्या इनका गुणनफल 0 आएगा? भाई गुणनफल 0 आने के लिए कंडीशन रहेगी तो 2 आना चाहिए तो 5 आना चाहिए। अब किन्हीं भी 2 शून्य रहित नॉन जीरो अंकों का गुणनफल शून्य नहीं हो सकता। 2 शून्य रहित अंकों का गुणनफल शून्य। क्वेश्चन अब हम आएंगे ऑब्जेक्टिव पे। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके पास। ये ऑब्जेक्टिव अपन पढ़ लेते हैं। इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव तो निश्चित बात है आपको याद हो गए होंगे क्योंकि हमने वो क्वेश्चंस में भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? 12 और 15 का एचसीएफ, अब 12 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 3 12 और 15 के करोगे तो 3 गुणा 5। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब 3। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। अब 12 और 15 का एलसीएम, एलसीएम आपको आता है 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहां पे देखो एक और चीज समझना, एचसीएफ अगर निकालना है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं तो सबसे पहले ये देखा करो, सबसे छोटी वैल्यू लो। छोटी वैल्यू इसमें 3 ही थी, 3 चौको 12 3 5 15, 3 से भाग जा रहा है। क्या 4 से दोनों कट रहे हैं? 4 3 12 ये नहीं कट रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 10 से कोई भी नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 5 से 12 नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये वाला। यानी एक ये तरीका भी था। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में उल्टा करना। 30 जो है क्या 30 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। 40 12 से नहीं कटेगा। 50
12 से नहीं कटेगा, 60, 12 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 60। तो ये तरीके भी, इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। HCF A इंटू बी, ए कॉमा बी बराबर गुणा एलसीएम ए कॉमा बी, HCF और एलसीएम बराबर होता है उनके प्रोडक्ट के, ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, ठीक है। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग जब पूछे तो अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछे तो अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का घटाव पूछे, डिफरेंस पूछे तो भी अपरिमेय संख्या होगा। यानी हर बार हमारा आंसर क्या रहेगा? अपरिमेय अपरिमेय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 96 और 404 का HCF होगा। अभी हमने बताया था HCF जब भी ढूंढना है सबसे पहले क्या करना है? सबसे छोटा संख्या ले लो। और ये भी 96 और 404 का HCF और LCM दोनों ही हमने पहले वीडियो में, अभी इसी वीडियो में पहले कर चुके हैं, तो आपको आंसर याद होगा कि आंसर 4 आएगा। 6 और 20 का LCM बोल रहा है, तो निश्चित बात है 6 से 60 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक ये ऑप्शन हो सकता है। 20 जो है वो 20 से कट जाएगा बट 6 से नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 6 से कटेगा पर 20 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं है। 2 ना तो 6 से कटेगा ना 20 से, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? ये। या आप अपना तरीका भी अपना सकते हैं कि 6 और 20 का एलसीएम ले लो भाई, 2 3 6 10, 3 से 3 एकम, सॉरी 2 से 3, 2 पंचे 10, 3 से 1 5, 5 ते 15 दूना 3 दूनी 60, ऐसा भी कर सकते हैं। 4 और 10 का HCF, 4 और 10 का HCF, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 से ये भी कट जाता है, 2 से ये भी कट जाता है, मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है अपने पास। अगली बड़ी संख्या कौन सी है? 4 से नहीं कटेगा, 10 से दोनों नहीं कटेंगे, 20 से दोनों नहीं कटेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 2। आ रहा है समझ में? या फिर आप वही कर सकते हो कि 4, 2 गुणा 2 10, 2 गुणा 5, तो HCF कितना आ गया? 2 आ गया। 6 और 20 का HCF, अभी हमने LCM निकाला था, अब बात कर रहा है HCF की। तो 6 और 20 का HCF निकालने जाओगे तो अभी देखो क्या था HCF, मतलब देखो क्या 6 जो है 2 से भी कट जाएगी भाई, 6 और 20 का HCF करोगे, 6 को गुणनखंड क्या किए थे? 2 3 6, 20 के क्या होंगे? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो HCF क्या आएगा? 2। 12 15 21 का HCF अभी हम पहले कर चुके हैं, 3। ऐसे ही और ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक, यानी HCF की बात कर रहा है, तो 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक की बात करेगा तो 15 और क्या है? 20। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 5। 20 के क्या होंगे? 2 दूनी 4 गुणा 5, तो HCF बेटा कितना आ जाएगा? 5। 12 15 और 21 का LCM अभी हमने पीछे किया है, क्वेश्चन में कर चुके हैं। 6 और 15 का HCF बोल रहा है, 6 और 15, 6 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 3, 15 के करोगे तो क्या आएगा? 3 गुणा 5, तो बेटा HCF कितना आ गया? 3। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका LCM 8 है तो HCF क्या होगा? तो बस आपको 32 को क्या करना है? 32 को 8 से भाग दे दो, 8 चौक 32, और आंसर क्या आ गया? 4। बेटा ये ऐसे क्वेश्चन हम देख के डरते हैं थोड़ा सा कि जब P A² B A³ B ऐसा आ जाता है, तो हमें क्या करना है? जब LCM कहे, ध्यान देना बेटा, LCM कहे तो दोनों में बड़ी वैल्यू देखा करो। यहाँ पे 1 की घात 2 है, यहाँ 1 की घात 3 है, इसका मतलब LCM में 1 की घात 3 तो आएगा, LCM में 1 की घात 3 तो आएगा। इधर B है, इधर भी B है, और साथ में B आएगा, तो आंसर आ गया A³ B। इसी क्वेश्चन का अगर वो HCF कहता तो हम स्मॉल वैल्यू लेते। यहाँ 1 की घात 2 है, यहाँ 1 की घात 3 है, तो 1 की घात 2 करते, और क्या है? B। यानी HCF होता तो 1 की घात 2 B आता, LCM कह रहा है तो 1 की घात 3 B आएगा।
ऐसा ही सेम देखो यहाँ पे एचसीएफ कह रहा है, तो एचसीएफ में क्या बताया था अभी हमने, स्मॉल वैल्यू, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स, तो स्मॉल क्या आया एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई क्यूब, तो स्मॉल क्या है वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन सही है। 96 और 404 का एलसीएम अपन ने पहले कर चुके हैं। दो सह अभाज्य संख्याएं, अभी ये 2026 के पेपर में था कि 2025-26 में कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। 6 और 15 का एलसीएम, 6 और 15 का एलसीएम देखो अभी हमने किया था, 6 और 15 का एलसीएम निकाला था। एलसीएम निकालना है तो क्या आएगा 2, 3 और 5 यानी 30। 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम, तो 15 के गुणनखंड करेंगे आप क्या आएगा 3 गुणा 5, और 20 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 4 गुणा 5। तो जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आएगा 3, 2 की घात 2 और 5, 2 की घात 2 यानी 4, 4 पंचे 20, 3 60, आंसर क्या आएगा 60। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, रिक्त स्थान भरिए, फिलिंग ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अभी हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी कर देंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ के आए थे। कॉल फेडरिक गॉस को गणितज्ञों का क्या कहा जाएगा, या यह पूछा जा सकता है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर पूछे कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कॉल फेडरिक गॉस, या कॉल फेडरिक गॉस को क्या कहा जाता है तो गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। 15 और 30 का एलसीएम, एलसीएम निश्चित बात है 30 आएगा। करनी दो एक बहुत प्यारे क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या है, अभी ये तो हमने करनी एक पी क्या है अपरिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि भाई करनी लग गई ना। लेकिन याद रखना कि करनी के अंदर जो संख्या होनी चाहिए वो अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य होगी तो ही वो अपरिमेय होगी, ठीक है। चलिए अपन आगे देखते हैं कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक भिन्न अभाज्य गुणन की उच्चतम घातों को अपन क्या बोलेंगे, उच्चतम घातों को बोलेंगे एलसीएम, क्या बोलेंगे एलसीएम, और निम्नतम घातों को क्या बोलेंगे एचसीएफ, ठीक है। 4 की घात n किसी भी संख्या n के लिए डेड डैश पर समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, याद है अभी हमने पढ़ा था 6 की घात n वाला क्वेश्चन। वैसे ही यहां पे है कि वो शून्य पर समाप्त नहीं होती है, शून्य पर समाप्त नहीं होती है। इसके और भी ऑप्शन हो सकते हैं बट मेन इसका आंसर शून्य रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है 6 की घात n वाला क्वेश्चन भी है और ये 4 की घात n वाला भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। अब आते हैं सत्य असत्य पे। सत्य असत्य में दिया है कि प्रत्येक संयुक्त संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संयुक्त संख्या की बात कर रहा है वो, या अपन यहां पे कहें कि भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड को के घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये हम प्रमेय पढ़ के आए थे, याद है क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमने वीडियो में, अगर नहीं हो तो आप एक बार वापस जाके वीडियो देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पढ़ाया कि किसी प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय होते हैं गुणनखंड के क्रम को छोड़। तो ये दोनों ही सेंटेंस याद है कहाँ के हैं, हमने पढ़ा था गणित की आधारभूत प्रमेय। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के दोनों सेंटेंस हैं, इसलिए दोनों को क्या कहेंगे भाई सत्य नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे सत्य, भाई दोनों ही बातें सत्य हैं। अच्छा बताओ करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, सत्य या असत्य, सत्य। 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय बोल दिया तो परिमेय है क्या, ये नहीं है, इसलिए क्या हो गई असत्य। एफ मतलब फॉल्स यानी असत्य। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करता है, ये भी क्या हो गया भैया सत्य। दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, अभी लिखा था हमने, सत्य।
यदि a बराबर बी क्यू तो b a का एक गुणनखंड है, क्योंकि भाई साहब देखो a बराबर बी क्यू है तो b तो इसका गुणनखंड ही होगा ना, क्योंकि इसके साथ में तो गुणन में है, तो गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई अगर मान लो 4 है, अब 4 को अपन भाग देते 2 से, या एक दूसरी संख्या ले लेते 6 ले लिया, 6 को भाग दिया 2 से तो क्या आएगा? 3। तो 6 बराबर 2 गुणा 3 है, तो उसका गुणनखंड है कि नहीं है? है। यहाँ पे करणी माइनस पी एक अपरिमेय संख्या है। अब करणी अगर p होता तो कैसा होता? करणी p अगर लिखा होता अपरिमेय संख्या हो सकता था कब? जब p एक भाज्य संख्या होती। p एक अभाज्य संख्या अगर होती, यानी p एक अगर अभाज्य संख्या होती तो करणी p एक परिमेय होता। लेकिन माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहां पे ये अपरिमेय नहीं बोल सकते इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या है, क्योंकि करणी के अंदर माइनस लगा हुआ है। अब अगर करणी के अंदर माइनस ना लगकर ऐसा लिखा होता माइनस करणी पी, तो इसको हम क्या बोल देते? हाँ ये अपरिमेय है, लेकिन उसको नहीं बोलेंगे। ये अपरिमेय कब होगी? जब p एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर ऑब्जेक्टिव आप एक बार अच्छे से देखना। अगर कोई डाउट आता है आपको फिर भी, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो एक बार वापस मैं बना सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आपको प्रिंटेड नोट चाहिए हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे ब्रिलियंट डीप लर्निंग पे, तो आपको वहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, या आप ऑफिस आकर आप हमारे यहाँ से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। हमारा पता है बाहेती टावर, प्रथम मंजिल, खरगोन, जवाहर मार्ग। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, अगर आपको नोट्स की पीडीएफ व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे अपना नाम, स्कूल का नाम, और आपको ये व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पूरे चैप्टर का प्रिंट आउट मिल जाएगा। इवन आपको पूरे चैप्टर के सॉल्यूशन भी चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे, आपको आईएमपी क्वेश्चन भी चाहिए तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।